झारखंड बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए की फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 11th आर्ट्स वालों का लिए ज्योग्राफी भूगोल का मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 11th आर्ट्स का हिस्ट्री सेट 1 और इकोनॉमिक सेट 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि उन सारे वीडियो को नहीं देखे तो उन सारे वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा तथा आई बटन पर भी सजेस्ट होगा या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों मॉडल पेपर प्रथम सर्वाधिक परीक्षा, जो कि आपका 11th वाले छात्र छात्राएं ध्यान दीजिएगा, आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जनवरी महीना में होने वाला है, जो कि 2022 में। और आपका जो इसमें हम लोग कक्षा 11th देखेंगे और जो कि विषय रहेगा भूगोल, जिसे हम लोग इंग्लिश में जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। और समय जो आपको दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का ही, और पूर्णांक यानी कि आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा 40। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को देखने वाले हैं शुरू से लेकर, और सभी विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा जो इस मॉडल सेट 1 का हम सॉल्यूशन बताएंगे और आंसर देने वाले आपको पूरे समझाते हुए देंगे, ताकि आपको याद करना कम पड़े और अच्छी तरह से आपका दिमाग में घुसा रहे और आप एग्जाम तक उसे याद रख पाओ अभी पढ़ के। तो दोस्तों, क्योंकि और इसमें आप सभी को पूरा एकदम सटीक आंसर पता चलने वाला है, एकदम पूरे एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर जो एनसीईआरटी किताब पर दिया गया है, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करूंगा जहां तक मुझे पता है पूरा। तो चलिए, सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं यार, वीडियो देख कर छोड़ देते हैं। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर जरूर जुड़ जाइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यानी कि हमारा जो पृथ्वी, हम लोग जिस ग्रह में रहते हैं दोस्तों, उसका जो आकार है वो किसके जैसा है? भू आब के जैसा, नाशपाती के जैसा, नारंगी के जैसा या सेब के जैसा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, नारंगी के जैसा। यानी कि हमारा जो पृथ्वी कैसा है वो गोल, पूरा गोल नहीं है दोस्तों, वो नारंगी जैसा, थोड़ा सा चेपड़ा टाइप का है, नारंगी जैसा, नारंगी जो ऑरेंज है ना, उसके जैसा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? मतलब इस कथन को किसने दिया था? अल्फ्रेड हेटनर, रिचर्ड हटसन या हम्बोल्ट या कार्ल रिटर? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, ख नंबर। जी हाँ दोस्तों, रिचर्ड हार्ट सोर्न, इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा इरेटास्थनीज। जी हाँ दोस्तों, इरेटास्थनीज ने किया था। ऑप्शन गो नंबर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत, ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया है? यानी कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ है दोस्तों, बहुत कोई बोलते हैं, बहुत कोई इसका जो वैज्ञानिक तथ्य भी है कि बहुत बार ज्वारीय घटनाएं हुआ था, ज्वार भाटा बहुत, जिसके कारण से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ है, प्रारंभिक एवं लोकप्रिय है। तो कि यह जो किस विद्वान के द्वारा ये बात कहा गया है? लाप्लास या चेम्बरलैन और मोल्टन या फिर इमैनुअल कांट या फिर जेम्स जीन्स? तो बताइए इसका आंसर, यदि आप जानते तो कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेम्स जीन्स, ऑफ घ नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके पास यहाँ पर आ रहा है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि आधुनिक समय में, अभी के समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया था? निहारिका परिकल्पना, दैतराक सिद्धांत या फिर स्थिर अवस्था संकल्पना, बिग बैंग सिद्धांत? यानी कि किसके आधार पर यह कहा जा सकता है अभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत क्या है अभी के समय में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत। आप लोग पढ़े होंगे जरूर, बिग बैंग थ्योरी के नाम से। क्वेश्चन 6, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश वर्ष याद रखिएगा। 4 ऑप्शन है, खगोलीय दूरी, स्थल पर दूरी, समय मापने की या प्रकाश की गति।
तो प्रकाश वर्ष और प्रकाश की गति भूल से भी चेक नहीं करना दोस्तों प्रकाश देखकर। प्रकाश वर्ष जो होता है वो खगोलीय दूरी यानी कि वो पृथ्वी से लेकर बहुत ब्रह्मांड में जो बहुत सारा पिंड है उन तक का जो दूरी मापा जाता है वो किससे मापा जाता है दोस्तों, वो खगोलीय दूरी से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह है? तो वर्तमान में हमारे सौरमंडल में टोटल 8 प्लैनेट है, 8 ग्रह है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। तो भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम मतलब बहुत सामने होता है। भूकंपीय केंद्र, अधिकेंद्र या फिर अभिलेखीय केंद्र, भूकंपीय उद्गम केंद्र मतलब जिसके कारण से भूकंप आने का हाईली चांसेस रहता है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? और भी अधिक केंद्र, जी हाँ दोस्तों उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? समुद्र तटीय भाग, समुद्र के आंतरिक भाग या फिर स्थल के आंतरिक भाग या फिर पर्वतीय भाग। तो सुनामी जब आता है वो किस जगह पर सबसे ज्यादा क्षति होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा स्थल के आंतरिक भाग। जी हाँ दोस्तों, स्थल का जो आंतरिक भाग है वहां पर सबसे ज्यादा क्षति होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि जमीन के पृष्ठ में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? निकेल, लोहा, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? यानी कि भूगर्भ, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ, जी हाँ दोस्तों, भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन यानी कि भूमि जो गर्म होता है कैसे जान इसका जो उदाहरण जो है प्रत्यक्ष साधन है कौन सा? भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी या फिर पृथ्वी का चुंबकत्व। तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ग हो जाएगा ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी फटता है जिससे ये पता चलता है कि भूगर्म होता है, भूमि गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, ये क्या था? अल्फ्रेड वेगनर ने। जी हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर ने। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है? तो सक्रिय ज्वालामुखी विसुविशियस, फ्यूजियमा या फिर क्राकोटोवा या फिर एटना। तो बताइए सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो इसका कौन सा एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका उदाहरण फ्यूजियामा। जी हाँ दोस्तों, फ्यूजियमा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? यानी कि प्लेट के आधार पर पृथ्वी का भाग कितने प्लेटों में विभक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 7 में बांटा है, तो ऑप्शन ग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? काला सागर, एजियन सागर, तेथिस सागर या फिर पीला सागर। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तेथिस सागर से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तेथिस सागर से हुआ है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो खनिज तेल जो होता है मुख्यतः जो पाए जाते हैं दोस्तों वो किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? ये आग्नेय सेल में। जी हाँ दोस्तों, आग्नेय सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भूसंकलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो भूसंकलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र। तो देखिए भूसंकलन यानी कि भूमि का धंसना, तो ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम होगा, मैदानी क्षेत्र में तो कम ही, पठारी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो भूसंकलन सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? पर्वतीय क्षेत्र, मतलब जहाँ भूमि का धंसने का सबसे ज्यादा हाईली चांसेस रहता है। तो ये कहाँ रहता है दोस्तों? मरुस्थलीय क्षेत्र, जहाँ पर पेड़ पौधा नहीं रहता, मतलब जमीन को कोई पकड़ के नहीं रख सकता वहां पर।
तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अनुक्रमिक प्रक्रिया कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो हो जाएगा वो अपरदन हो जाएगा। अपरदन यानी कि भूमि जो अपने आप धंस जाता है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल की कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है? 16 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 64 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो 32 किलोमीटर तक। नेक्स्ट सवाल, वायुयान सामान्य तो किस मंडल से गमन करती है? तो वायुयान क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, किस मंडल से गमन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा समताप, सॉरी दोस्तों, समताप मंडल नहीं, क्षोभ मंडल। पृथ्वी का कौन सा क्षोभ मंडल से ये गमन करता है वायुयान। नेक्स्ट सवाल, क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? 100 मीटर, 135 मीटर, 165 मीटर या 185 मीटर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा 165 मीटर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 24, निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे अधिक मात्रा में मौजूद कौन सा है दोस्तों? वो है नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में। अगर तत्व की पूछा जाए तो वो ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि वो अगर नहीं रहेगा तो मानव जीवन के लिए कठिनदायी हो जाएगा जीना। 25 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि समताप मंडल। आ रही जो वायुमंडल ये परत है जो कि हमें ओजोन लेयर से बचाता है दोस्तों। ओजोन परत, ओजोन का जो ये पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ओजोन परत यहीं पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है, यानी कि मौसमी क्रियाएं, मौसमी घटनाएं जो घटित होते हैं। 26 का आंसर हो जाएगा वो क्षोभ मंडल में ही होता है, ऐसा कि बादल जो बनता है, बारिश होता है इसका कारण। 27, किस मंडल में रेडियो तरंगे वापस लौटाती है? रेडियो तरंगे जो है वो पराबैंगनी किरणें वगैरह किस मंडल में लौटाती है? 27 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। तो इसका आंसर देखिए, पराबैंगनी किरण जब हम सूर्य, यहाँ पर सूर्य के लाइट से पराबैंगनी किरण पृथ्वी की ओर आते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक किरण है, जिससे कैंसर वगैरह बहुत ही भयानक भयानक बीमारी फैल सकते हैं, आदमी जलकर राख हो सकते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए हमारे पास एक बॉडीगार्ड रहता है हमारे पृथ्वी पर। वो क्या रहता है दोस्तों? एक परत, जिसे हम लोग आयन मंडल कहते हैं। तो आयन मंडल तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? आयन मंडल। याद रखिएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में आइनो स्फीयर कहते हैं। क्या? आइनो स्फीयर। जी हाँ दोस्तों, आइनो स्फीयर याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आयन मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? 28 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? तो देखिए, धूम कोहरा पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या फिर औद्योगिक क्षेत्र में? तो धूम मतलब धुआं होगा ज्यादा, तो औद्योगिक क्षेत्र, तो ये सिंपल सवाल है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? पछाब बादल, कपासी बादल, स्तरीय बादल या फिर वर्षा बादल? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पछाब बादल, ऑप्शन को। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? जल वाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक, यानी कि वो अगर ना रहे तो उसके उसके बिना मानव जीवन पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को हो जाएगा जल वाष्प। यदि जल वाष्प ना रहे
तो क्या होगा, पूरा जिंदगी जल ना रहे तो कुछ ना होगा, क्योंकि बारिश होगा ही नहीं, जल चक्र होगा ही नहीं, तो क्या होगा, जल के बिना कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है, यानी कि कोई जल है जो कि डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। संघनन होता है, वाष्पीकरण होता है, बाष्पो उत्सर्जन या अवक्षेपण। बताइए क्या होगा। 33 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वाष्पीकरण, यानी कि जल जैसे गर्म होगा वो वाष्प होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 34, चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र। 34 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों तटीय क्षेत्र में, जहाँ पर तट सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र में। 35, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है, तो भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः कैसी होती है, तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, 10 से 20 डिग्री उत्तरीय तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। 36, जब जल व वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे कहते हैं, तो उस विधि को क्या कहता है, जब जल वाष्प सीधे डायरेक्ट वो वाष्प ठोस में बदल जाते हैं, तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। जी हाँ दोस्तों, जब जल द्रव ठोस में डायरेक्ट बदल जाते हैं सीधे, तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा सभी जीवधारी के लिए, जंतु, पौधे पौधे और प्राणी सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख, जी हाँ दोस्तों 1972 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, हॉट स्पॉट या फिर राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए 39 का क्या होगा, तो 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉट स्पॉट। तो चलिए इस वीडियो का और इस पीडीएफ का अंतिम सवाल को देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आ रहा है, लास्ट सवाल देखिए दोस्तों। लास्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, आपके पास चार ऑप्शन है, 1989, 1992, 2002 या फिर 2010। तो बताइएगा इसका आंसर कमेंट में, इसका आंसर मैं आप सभी को दे दूंगा। यदि आप कोई विद्यार्थी देखते हैं एक दिन तक कोई इसका आंसर नहीं रिप्लाई करते, तो आपको कमेंट में इसका आंसर पिन कर दूंगा। तो तब तक यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को एक हार्ट जरूर दे दूंगा दोस्तों, और एक लाइक जरूर कर दूंगा, रिप्लाई जरूर करूँ। आपके मन में किसी भी प्रश्न को लेकर कुछ भी डाउट हो, चाहे कोई भी मॉडल पेपर को लेकर कुछ भी डाउट वगैरह हो कि कौन सा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए, कौन से क्लास का, या फिर कुछ पर्सनल कुछ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह कुछ भी है, तो डायरेक्ट मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपके लिए ये सारी सुविधाएं मैं उपलब्ध करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो जरूर है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग ही करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग 2K YT फैमिली बनने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।